Good morning, students. Welcome to all of you. In today's video, we will start with Prashastis and land grants. Prashastis contain details that may not be literally true, but they tell how rulers wanted to depict themselves. प्रशस्तिज हमेशा सही नहीं होती थी। वो इसलिए सही नहीं होती थी क्योंकि जो किंग्स होते थे वो हमेशा इसमें प्रेस किए जाते थे। इनकी वैलेंसी, इनकी विक्टोरियस अचीवमेंट, इनकी जो वॉरियर स्किल्स थी, वो सब इसमें बढ़ा चढ़ा कर शो किया जाता था। क्यों ऐसा किया जाता था? तो ये ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए जाते थे, और ये वही ब्राह्मण्स होते थे जो किंग्स को उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में हेल्प किया करते थे। ठीक है, जो किंग्स होते थे वो खुश होकर ब्राह्मण से उन्हें रिवॉर्ड में काफ़ी सारी ज़मीन दे दिया करते थे, और इसके लिए उन्हें प्रशस्ति रिवॉर्ड के तौर पर दी जाती थी, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, और ये प्रूफ होता था कि ये जो जगह है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को दे दी गई है। ठीक है, आ गया। यही कॉपर प्लेट होते थे जिसमें लिखा होता था लैंड के बारे में डिटेल में। जो किंग्स जो होते थे वो खुश होकर ब्राह्मण को दे दिया करते थे। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस भी था। 12th सेंचुरी में एक बहुत ही लंबी संस्कृत की पोएम बनाई गई जिसमें उन सारे राजाओं की हिस्ट्री थी जिन्होंने कश्मीर में रूल किया था। ये बनाई गई थी एक ऑथर के द्वारा जिसका नाम था कल्हन। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे सोर्सेस यूज़ की थी इस पोएम को बनाने के लिए। काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया था, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए थे, काफ़ी सारे जो आई विटनेस थे उनकी मदद ली थी। लेकिन दूसरों और इनमें फ़र्क क्या था? तो प्रशस्ति लिखने वाले हमेशा किंग की तारीफ ही किया करते थे, उनकी क्रिटिसाइज नहीं करते थे, उनकी आलोचना नहीं करते, उनकी बुराई नहीं करते, सिर्फ उनकी तारीफ ही क्या करते थे। लेकिन ये जो कल्हन है हमारे, इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, उनकी आलोचना भी की, इनके पॉलिसीज़ की भी क्रिटिसाइज किया था। नेक्स्ट देखते हैं वॉरफेयर फॉर वेल्थ। आपने ये बात ऑब्जर्व की होगी कि हर एक डायनेस्टी अपने एक स्पेसिफिक रीजन में रूल किया करता था, लेकिन कई बार ऐसा भी होता था किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए कई सारे रूलर्स, कई सारे किंगडम्स आपस में एक दूसरे से उलझ जाते थे। जैसे कि आज देख लीजिए, जैसे कश्मीर को लेकर इंडिया भी दावा करता है, पाकिस्तान भी दावा करता है, और कुछ कुछ भाग पे तो चाइना भी दावा करता है। उस तरह पहले भी होता था, किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए कई सारे जो रूलर्स होते थे वो आपस में एक दूसरे से उलझ जाते थे। इसका एक एग्जाम्पल है कन्नौज। कन्नौज एक सिटी है जो कि गंगा वैली में सिचुएटेड है। यहाँ पर सेंचुरी से एक बैटल चल रहा था, एक स्ट्रगल चल रहा था तीन डायनेस्टीज के बीच में, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज के बीच में। और ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जो काफ़ी लंबे समय तक चला। इसे हम ट्रिपटाइट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। ये जो रूलर्स होते थे ये हमेशा अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी पावर को शो करने के लिए मंदिर का निर्माण किया करते थे, और इन्हीं मंदिरों से पता चलता था कि इनके पास कितने पावर है और कितने सारे रिसोर्सेस हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी था, क्योंकि अगर एक राजा के एम्पायर पर कोई और राजा अटैक कर कर उसे हरा देता था तो ये टेम्पल्स भी टारगेट कर लिए जाते थे और वहाँ की वेल्थ को लूट लिया जाता था। खैर, इसे हम डिटेल में जानेंगे चैप्टर 5 में, लेकिन अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है महमूद गजनी, जो अफ़गानिस्तान का था। इसने 997 एडी से 130 एडी तक सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे कॉन्टिनेंट का था, यहाँ पर इसने कई बार रेड किया। इसमें से एक काफ़ी फेमस रेड था जो कि सोमनाथ टेम्पल का था, जो गुजरात में थी। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट पर हर साल रेड किया करता था। ये ज़्यादातर यहाँ से वेल्थ लूट कर अपने कैपिटल गजनी में ले जाया करता था। महमूद गजनी हमेशा उन लोगों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहता था जिन्हें वह लूट लिया करता था। इनके साथ में एक स्कॉलर भी चलता था जिसका नाम था अल बिरूनी, जिसने काफ़ी कुछ लिखा है हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है,
हमारे सब कॉन्टिनेंट के बारे में इन्हें काफ़ी कुछ लिखा है। इसकी एक किताब थी किताब उल हिंद। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने संस्कृत के स्कॉलर से भी काफ़ी मदद ली थी किताब को लिखने में। कुछ और भी ऐसे किंग हैं जो वॉरफेयर में इन्वॉल्व हुए थे। जैसे ये थे चामनास, जिन्हें बाद में चौहान के नाम से भी जाने लगा। ये वो एरिया में रूल करते थे जो आज के डेट में दिल्ली और अजमेर के पास है। इन्होंने काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए थे अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए ईस्ट और वेस्ट में, लेकिन वेस्ट में इन्हें रोक दिया गया चालुक्यास के द्वारा जो गुजरात के थे, और ईस्ट में गढ़वाल के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के पास में थे। इसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल है चामनन रूलर पृथ्वीराज III का, या जिन्हें हम आज पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, उसके बाद 1192 में मोहम्मद गौरी से हार गए थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 16 टाइम्स इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराकर माफ़ कर दिया था, लेकिन जब इनके फादर इन लॉ जयचंद ने इनके साथ धोखा किया जिसके कारण यह हार गए थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने इन्हें बंदी बनाकर अफ़गानिस्तान ले गया तो वहाँ जाकर भी इन्होंने उसे मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लोजर लुक टू चोलाज फ्रॉम उरैयूर टू थंजावुर। कावेरी रिवर के पास एक फैमिली रहती थी। ये फैमिली चीफली फैमिली होती थी, मतलब उस छोटे से एरिया में पावर होल्ड करने वाली फैमिली थी ये, जिसका नाम था मुतरियार। ये सब ऑर्डिनेट थे पल्लवास के। पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम, ये उनके अधीन काम करते थे, उनके साथ रहकर काम करते थे, उनके लिए काम करते थे। इसके बाद एंट्री होती है हमारे विजयालया की, जो कि किंग थे। किनके किंग थे? तो ये चोलास के, लेकिन ये शुरू से ही किंग नहीं बन गए थे। इन्होंने सबसे पहले मुतरियाज को हराया था, उससे पावर और स्ट्रेंथ कैप्चर करी, और ये जो चोलास थे ये उरैयूर से थे। इसके बाद इन्होंने अपना एक टाउन बनवाया जिसका नाम इन्होंने थंजावुर रखा। ठीक है, नाम क्या रखा? थंजावुर। इसके बाद इन्होंने वहाँ पर एक गॉडेस की टेम्पल भी बनवाई थी, एक गॉडेस के टेम्पल का भी निर्माण किया था जिसका नाम था निशुम्भ सिद्धिनी। ठीक है, धीरे धीरे जो विजाल्या थे इन्होंने उस एरिया को कॉन्करेट करना शुरू कर दिया था। वहाँ का रीजन जो था वो इनके अंडर में आ चुका था। धीरे धीरे इन्होंने पल्लवास और पांड्यास के टेरिटरी को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया था। जो पांड्यास का किंगडम था वो इनके साउथ में था, और जो पल्लवास थे इनकी टेरिटरी इनके नॉर्थ में थी। ठीक है, इसके बाद राजा राज 1 आते हैं। ये चोल रूलर्स के सबसे पावरफुल रूलर कंसिडर किए जाते हैं। ये 985 AD में किंग बने थे, और इन्होंने उस पूरे एरिया पर अपना कब्जा जमा लिया था। इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन रीऑर्गेनाइज किया था, और उनके जो बेटे राजेंद्र 1 थे इन्होंने इनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा, और इसके बाद इनके जो किंगडम्स हैं ये काफ़ी एक्सपेंड हुए थे। ये गंगा वैली तक पहुंच चुके थे। धीरे धीरे इन्होंने अपना पावर जो था वो सी में भी दिखाना शुरू कर दिया था। अपना जो पावर थी इन्होंने समुद्र में भी दिखाना शुरू कर दिया था, इसलिए इन्होंने नेवी को डेवलप किया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। चोल राजा जो थे ये राजा राज और राजेंद्र 1 जो थे इन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया थंजावुर और गगाईकोंड चोलपुरम में। ये मंदिर इतने ब्यूटीफुल थे, इतने आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्बल से बनाए गए थे, मतलब कि ये जो मंदिर इतने ब्यूटीफुल थे कि ये आर्किटेक्चरल के लिए आइडल बन चुके थे। लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते थे कि आखिर ये इतने ब्यूटीफुल, वो भी ऐसे समय में जहाँ पर साइंटिफिक एडवांसमेंट बिल्कुल भी ना के बराबर था, तब भी इतने ब्यूटीफुल टेम्पल वहाँ पर बन चुके थे। ठीक है,
चोल टेम्पल के आसपास, ठीक है, हाँ, चोल टेम्पल के आसपास वहाँ के जो लोग थे, लोग ने लोगों ने बस्तियां बसाना शुरू कर दी थी। ये सेंटर बन चुका था क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन का। ये जो टेम्पल्स हैं इन्हें इनरिच किया जाता था, मतलब ये काफ़ी रिच होते चले गए। किसके द्वारा? जो रूलर्स वहाँ रूल करते थे उनके द्वारा। उनके पास वो इस जगह में प्रोडक्शन होती थी, ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन की जाती थी। वो सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर प्रोडक्शन के तौर पे की जाती थी वो दे दिए जाते थे उन लोगों को जो मंदिरों के आसपास रहते थे, ठीक है। अब वहाँ पर कौन कौन रहते थे? तो वहाँ पर प्रीस्ट रहते थे, मतलब पुजारी, गार्लैंड मेकर, मतलब जो फूल की जो माला बनाते हैं वो, कुक्स, स्वीपर, साफ सफाई करने वाले, म्यूजिशियन, डांसर्स। इन अदर वर्ड हम यह कह सकते हैं कि यह एक हब बन चुका था। यह सिर्फ मंदिर में पूजा करने की जगह नहीं थी, बल्कि एक हब बन चुका था सोशल एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। इन मंदिरों के साथ साथ जो काफ़ी हैरान कर देने वाली चीज़ थी वो थी यहाँ की ब्रॉन्ज इमेजेस। वो इतनी फाइनली बनाई जाती थी कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते थे। जो चोल किंगडम के टाइम पर जो इमेजेस बनाई गई थी ये वर्ल्ड में काफ़ी फाइनेस्ट इमेजेस में से एक थी। इसमें से इमेजेस देवी देवताओं की होती थी और कुछ ऐसे भक्त की भी बनाई जाती थी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट कर लेने के कारण उन्हें बहुत सारे अचीवमेंट मिल गए थे। यहाँ के गगाईकोंड चोलपुरम जो है, यहाँ के जो गगाईकोंड चोलपुरम और तंजावुर के पास जो कावेरी नदी है, जो ये बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले कई सारे चैनल्स बनाती थी, जिस कारण यहाँ पर कभी भी पानी की कमी नहीं हुई थी, पानी की क्राइसिस कभी नहीं हुई। यह हमेशा पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता था इन्हें। और इसी वजह से यहाँ पर राइस का जो कल्टीवेशन है काफ़ी अच्छा होने लगा था। तमिलनाडु के कुछ दूसरे पार्ट में भी एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था, लेकिन फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी के कल्टीवेशन में यहाँ पर इन्होंने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया था, फॉरेस्ट को हटाकर वहाँ पर खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लैंड बना लिया था, ठीक है। बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा हो जाता था, तो लोग वहाँ पर कैनल्स बनाना शुरू कर दिए थे। कहीं पर कुएं बना दिए गए थे, कहीं पर टैंक बना दिए गए थे, जिससे जो बरसात के जो पानी है उनको भी स्टोर किया जा सके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा सके। और उस समय के जो लोग थे वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहते थे इस टाइप के काम के लिए। उन्हें काफ़ी रुचि रहती थी कि कुछ नया करने को काम मिलेगा। वो खुद ही बढ़ चढ़कर आगे आकर हिस्सा लेते थे कि हमें भी इस काम के लिए हिस्सा बनाया जाए, ठीक है। फाइनल पार्ट है इसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोल एम्पायर। स्टूडेंट्स, हम बात कर चुके हैं उस एरिया के बारे में जिसमें चोल एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे। हम बात कर चुके हैं उन टेम्पल्स के बारे में जिसे चोल ने बनवाया था, चोल डायनेस्टी ने बनवाया था। हम एग्रीकल्चर के बारे में जान चुके हैं जो चोल डायनेस्टी में हुआ करते थे। अब हम जानेंगे कि उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था। तो स्टूडेंट्स, जो पीजेंट होते थे इनकी एक सेटलमेंट होती थी। ये छोटे छोटे किसान होते थे, इनका एक सेटलमेंट हुआ करता था जिसे उर के नाम से जाना जाता था। अब यही छोटे छोटे सेटलमेंट्स एक ग्रुप बनते थे, तो इसे नाडु कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? नाडु। ये वही नाडु है जो आज हमारे स्टेट तमिलनाडु के बाद लगता है। इसके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हुआ करते थे, जैसे लोगों को जस्टिस दिलाना, टैक्स कलेक्ट करना, एक्सेट्रा। इसी टाइप के कार्य होते थे। जो चोल गवर्नमेंट है, इनकी सुपरविजन के अंदर जो रिच पीजेंट हुआ करते थे, ये स्पेशली वेलेल्ला कास्ट के होते थे। ये रिच पीजेंट काफ़ी कंट्रोल करते थे नाडुस के अफेयर्स को भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर चैप्टर कंप्लीटेड। थैंक यू।